नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है एक बार गौरव व्यास लॉ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज की इस श्रृंखला में हम BNNS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के चैप्टर 5 के विधिक उपबंधों पर डिस्कस करेंगे। विधिक उपबंधों से पहले एक चैप्टर और आता है, चैप्टर नंबर 4, जिसे हमने छोड़ दिया है। उसमें कुछ ज्यादा विशेष नहीं है। चैप्टर नंबर 4 में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियों का वर्णन किया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो सुपीरियर SHO से ऊपर, TI से ऊपर के जो अधिकारी हैं, वे सभी अधिकारी पुलिस थाने की सीमाओं के अंतर्गत उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिन्हें एक SHO अपनी अधिकारिताओं के अंतर्गत प्रयोग करता है। और जैसे कि SDOP, DSP, SP, एडिशनल SP, ये सभी लोग वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की श्रेणी में आते हैं और पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग न्याय हित में कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं, जैसे कि अपराधों का अगर किसी व्यक्ति को पता चलता है अपने क्षेत्रीय लोकल ज्यूरिडिक्शंस के अंतर्गत, तो उसका ये दायित्व होगा कि वह पुलिस को या प्रशासन के अधिकारियों को इससे अवगत कराए। ग्राम पंचायत में नियोजित जितने भी व्यक्ति हैं, पंच, सरपंच, पटवारी, इन सब का दायित्व होता है कि वे ग्राम में घटित होने वाली आपराधिक घटनाओं की जानकारी पुलिस को दें। ठीक, इसके बाद हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 ऑफ BNNS, अरेस्ट ऑफ पर्सन, यानी कि व्यक्तियों की गिरफ्तारी। जी हाँ, ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में व्यक्तियों की गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, व्यक्ति की गिरफ्तारी कब की जा सकती है, इन सभी बातों को कोड किया गया है BNNS में। मित्रों, किसी भी व्यक्ति, आज का हमारा ये BNNS 2023 चैप्टर नंबर 5, जो कि बात करता है अरेस्ट ऑफ पर्सन्स की। अरेस्ट ऑफ पर्सन्स, ठीक है। अरेस्ट ऑफ पर्सन्स में हमें कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता में उपबंध थे, उन्हीं उपबंधों को इस चैप्टर में रखा गया है कुछ बदलावों के साथ में। इन्हीं बदलावों को हमें नोट करना है और एग्जाम में ऐसे ही अमेंडमेंट, जो नए प्रोविजंस, अमेंडेड प्रोविजंस हैं, इनमें से OT टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं और निश्चित तौर पर बनेंगे। साथियों, अरेस्ट ऑफ पर्सन यानी कि व्यक्तियों की गिरफ्तारी जो की जाती है वह एक बहुत सेंसिटिव मैटर होता है, क्योंकि व्यक्ति की गिरफ्तारी उसकी स्वतंत्रता को बाधित करती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता से ही व्यक्ति की गरिमा जुड़ी हुई है। ठीक है, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखते हुए हमें विधि के उपबंधों के अंतर्गत, ये विधि के उपबंध क्या है, यही बात BNNS के चैप्टर 5 में बताई गई है कि कैसे, कब
पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे, अगर गिरफ्तार करेंगे, अगर कंडीशंस हैं गिरफ्तार करने की, तो फिर वो गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, प्रोसेस ऑफ अरेस्टिंग, है ना। उस गिरफ्तारी की प्रोसेस को भी इसमें बताया गया है। प्रोसेस वही है जो पहले सीआरपीसी 1973 में हुआ करती थी, प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं है। फिर बदलाव कहां आया है, बदलाव आया है, उसकी भी हम बात आपसे करेंगे। मित्रों, व्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति का मूल अधिकार है जो उसे संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया है, लेकिन मूल अधिकारों पर भी आपने संविधान पढ़ा है, उसमें बताया गया है कि मूल अधिकारों पर भी युक्ति युक्त रूप से उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन ये प्रतिबंध कैसे लगाया जाएगा? यह प्रतिबंध मनमाना नहीं होगा, यह प्रतिबंध विधि के उपबंधों के अंतर्गत होगा। जी हां, विधि के उपबंधों में व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाएगी, अन्यथा नहीं। पुरानी वाली सीआरपीसी में भी यही प्रावधान थे कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, गिरफ्तारी संहिता के उपबंधों के अंतर्गत या फिर इस संहिता से अलग कोई स्पेशल लॉ है उसमें गिरफ्तारी की जो प्रोसेस दे रखी है उसी प्रोसेस के अंतर्गत व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाएगी, अन्यथा नहीं। साथियों, नई बीएनएनएस में पुलिस को कुछ पावर्स दी गई हैं, वहीं पुलिस की अकाउंटेबिलिटी भी शिफ्ट की गई है, यानी कि उसका जो दायित्व है, उसकी जो लायबिलिटी है, उसको भी शिफ्ट यहां किया गया है। ये लायबिलिटी क्या होगी? देखिए, प्रत्येक जिले में और प्रत्येक थाने पर एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर होगा, जिसका ये दायित्व होगा, जिसकी ये ड्यूटी होगी कि वह थाने के अंतर्गत जितनी भी गिरफ्तारियां की जाती हैं उन गिरफ्तारियों को डिजिटल फॉर्म में या फिर अपने डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में उनको संरक्षित करे, उनको लेखबद्ध करे। ये उसकी स्ट्रिक्टली ड्यूटी होगी। इससे पहले सीआरपीसी में ये प्रोविजन नहीं था, अब तो यहाँ पर डेजिग्नेशन भी खोल दी गई है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक का कोई भी पुलिस ऑफिसर थाने में की गई सभी गिरफ्तारियों की जानकारी रखेगा और ऐसी जानकारी लिखित में होगी। वहीं जिले में भी नियंत्रण कक्ष बनाए जाएंगे, पुलिस कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। इन पुलिस कंट्रोल रूम में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की जानकारी होगी। ठीक है, तो ये कुछ संरक्षण कानून के द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं। साथियों, गिरफ्तारी, अब आते हैं हम चैप्टर 5 से। इसमें जो सेक्शन दे रखे हैं, पूरी सेक्शन इसमें जो है पहले से पढ़ चुकी है। सेक्शन 35 से सेक्शन 62 तक कितनी सेक्शन इसमें? सेक्शन 35 टू 62 तक में गिरफ्तारी के प्रोविजंस दिए गए हैं। इन्हीं सेक्शंस के अंतर्गत धारा 35 से धारा 62 के अंतर्गत ही किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाएगी। यदि गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति इन धाराओं के उपबंधों का पालन नहीं करता है तो फिर ऐसी गिरफ्तारी अवैध गिरफ्तारी की श्रेणी में आएगी। और अवैध गिरफ्तारियों पर ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई नजीरें पेश की जा चुकी हैं, दृष्टांत दिए जा चुके हैं, जजमेंट दिए जा चुके हैं, जिनमें ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इलीगली डिटेन नहीं किया जाएगा, इलीगली अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को जांच एजेंसियों के द्वारा इलीगली डिटेन किया जाता है, इलीगली अरेस्ट किया जाता है, तो इससे सीधे सीधे उसके फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट होते हैं। आर्टिकल 19 इफेक्ट होता है, आर्टिकल 21 इफेक्ट होता है। साथियों, 35 से 62 तक
के उपबंधों में ही गिरफ्तारी वैध गिरफ्तारी मानी जाएगी, अन्यथा गिरफ्तारी अवैध हो जाएगी। तो सेक्शन 35 जो कि हार्ड कोर्ट इसका सेक्शन है, इसी सेक्शन में बताया गया है कि गिरफ्तारी कब की जाएगी। वे सारी कंडीशंस जो कि किसी व्यक्ति को जांच एजेंसी को गिरफ्तार करने के लिए सशक्त करती हैं, वो सारी कंडीशंस कहां दे रखी हैं? गिरफ्तारी की कंडीशंस ऑफ अरेस्ट, कंडीशन ऑफ अरेस्ट सेक्शन 35 द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन। इसी सेक्शन से क्वेश्चंस बनते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस प्रीलिम्स एग्जाम में, जुडिशरी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उन सभी एग्जाम्स में इस चैप्टर से विशेष करके सेक्शन 35 से क्वेश्चंस बनते हैं। और इसी सेक्शन को हमें ठीक से अपने माइंड में सेट करना है, जिससे कि हमारा कोई भी प्रश्न गलत ना हो। क्योंकि एग्जाम हॉल में जो माहौल क्रिएट होता है वो बड़ा सेंसिटिव होता है, उस प्रेशर को झेलना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए ऐसे सभी प्रेशर्स को एग्जाम हॉल के अंदर स्टूडेंट झेल सके, उनको पार कर सके, उसके लिए जरूरी है, आवश्यक है कि विधि के उपबंधों की हमें सटीक जानकारी होनी चाहिए, उसका सही सही हमें ज्ञान होना चाहिए। जब सटीक और सही ज्ञान हमारे पास होगा तो फिर हमसे ना तो क्वेश्चंस गलत होगा और ना ही हमारा जो मेंटल स्टेटस है उस टाइम पर एग्जाम हॉल में वो डिस्टर्ब होगा। इसीलिए आप विधि के उपबंधों को ठीक से रीड आउट करें। सेक्शन 35 में बताया गया है कि पुलिस कब किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है। देखिए, गिरफ्तारी दो तरीके से होती है। एक गिरफ्तारी होती है पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार करती है तो ये वाली सेक्शन एप्लीकेबल होती है। सेक्शन 35 पुलिस को ये शक्ति देती है कि वह मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को अरेस्ट करे। लेकिन मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना या वारंट के बिना जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस समय वे कंडीशंस, जो कंडीशंस हैं वो सेक्शन 35 में बताई गई है। ये कब कब कोई पुलिस ऑफिसर्स किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। अगर वारंट है तो फिर पुलिस के लिए इस सेक्शन का ज्यादा महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि भाई पुलिस वाले ये कह के पीछे हट जाएंगे कि हमारे पास तो आदेश था न्यायालय का, इसलिए हमने इसको अरेस्ट किया है। लेकिन उस समय भी जब व्यक्ति को न्यायालय के आदेश पर अरेस्ट किया जाता है तो प्रोसेस तो सेक्शन 36 वाली आपको फॉलो करनी होगी, प्रोसेस ऑफ अरेस्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मनमाने तरीके से आप वारंट के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तार कैसे किया जाता है व्यक्ति? जब कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम गिरफ्तार किया जाता है वारंट पर या वारंट के बिना, तो उसका गिरफ्तारी मेमो बनाना आवश्यक होता है, अरेस्टिंग मेमो। अगर अरेस्टिंग मेमो क्या करता है, उस गिरफ्तार व्यक्ति को एक ऐसे संरक्षण देता है कि व्यक्ति विधि की प्रक्रिया के अंतर्गत जांच एजेंसियों के कस्टडी में है। अब जांच एजेंसियों की जैसे ही कस्टडी में व्यक्ति आता है तो जांच एजेंसियों का ये दायित्व बनता है, ये अकाउंटेबिलिटी शिफ्ट होती है इनके ऊपर कि वह उस व्यक्ति की जो उनकी कस्टडी में है उसकी सुरक्षा करें, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिया और लाके डाल दिया, अब उसको सफोकेशन हो रहा है या उसको कोई बीमारी है, उसको कोई हार्ट प्रॉब्लम है या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम, उसको हेल्थ इश्यू क्रिएट होता है, तो ऐसी कंडीशंस में उसको मेडिसिन देनी है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ठीक है, सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना है। तो ये पुलिस का दायित्व है गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में, चाहे वह उसे वारंट पर लेकर के आए, चाहे वह उसे विदाउट वारंट सेक्शन 35 में अरेस्ट करे। इन दोनों कंडीशंस में ये फॉलो करना होगा। ठीक है, तो कंडीशंस ऑफ अरेस्ट सेक्शन 35 की कंडीशंस पहली है कि जब कोई व्यक्ति किसी पुलिस ऑफिसर्स की उपस्थिति में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस क्रिएट करता है तो उस समय
पुलिस ऑफिसर्स उसे अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया, थाने से ही कच्ची जमानत जो मिल जाती है ना, तो जमानत के जो प्रोविजंस है वो अप्लाई आगे होंगे। ठीक है, अगर मामला जमानत देने का है थाने से, तो उसको निश्चित तौर पर थाने से जमानत दी जाएगी, उसे अनावश्यक रूप से उसे डिटेन नहीं किया जाएगा। और यदि व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार नहीं है या जमानत नहीं दे पा रहा है, तो फिर कंडीशन अलग होगी। अगर व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है और जमानत दे रहा है और जेन्युइन उसकी जमानत है, तो पुलिस ऑफिसर्स को जमानती जो बेलेबल ऑफेंस है उन सभी में जमानत लेने का जमानत देना है, और जो अरेस्ट पर्सन है उसका जमानत लेने का एक राइट सा बन जाता है। ठीक, तो जब कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर्स की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध कारित करता है, ऐसी कंडीशंस में उसे पुलिस ऑफिसर्स गिरफ्तार कर सकते हैं। सेकंड, जिसके विरुद्ध इस बारे में कोई उचित रीजनेबल कंप्लेंट की गई है, कोई परिवार किया गया है, कोई रिपोर्ट की गई है कि ऐसे व्यक्ति ने संज्ञेय अपराध कारित किया है, तो पुलिस ऑफिसर्स उसे उस उचित रिपोर्ट पर, रीजनेबल कंप्लेंट पर अरेस्ट कर सकते हैं। कब करेंगे? जब ऑफेंस 7 वर्ष तक हो, या फिर जुर्माने के सहित या जुर्माने के बिना दंडनीय कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस जो 7 वर्ष से कम या 7 वर्ष से ऊपर हो, उसमें उसे अरेस्ट किया जा सकता है रीजनेबल ग्राउंड पर। ये सारे रीजनेबल ग्राउंड्स उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है, इसे रिकॉर्ड करना होगा अरेस्ट करने वाले ऑफिसर्स के द्वारा। और यदि उसे अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, तब भी अरेस्ट किया गया है तब भी, और अरेस्ट नहीं किया जा रहा है तब भी, अपने जो कारण है अरेस्ट करने के या न करने के, वो रिकॉर्ड करने होंगे पुलिस ऑफिसर्स को अपने रिकॉर्ड में। तो मित्रों, ये है अरेस्टिंग प्रोविजंस जो कि BNNS में दिए गए हैं। अब आपको सेक्शन 35 में भी सभी प्रोविजंस मिल जाएंगे, जहां एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को विधि के उपबंधों के अंतर्गत गिरफ्तार करता है। इसमें कोई व्यक्ति जो उद्घोषित अपराधी है या सशस्त्र बलों से जिसे अभिज्ञजन किया गया है, ऐसे व्यक्ति को भी अरेस्ट कर सकता है। ये सारी कंडीशंस सेक्शन 35 में मेंशन की गई है। अब आते हैं हम सेक्शन 36 पर कि अरेस्टिंग कैसे की जाएगी, अरेस्ट कैसे किया जाएगा, अरेस्टिंग प्रोसेस, गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के अधिकारी के कर्तव्य, प्रोसेस ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटी ऑफ अरेस्टिंग ऑफिसर्स। ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि किसी व्यक्ति को जब अरेस्ट किया जाता है तो उसका एक गिरफ्तारी मेमो बनाया जाएगा, और ऐसा गिरफ्तारी मेमो किसी क्षेत्रीय व्यक्ति जो जहां से गिरफ्तारी की जाती है उस क्षेत्र के किसी व्यक्ति से, उसके किसी नातेदार से, उसके किसी हितवत व्यक्ति के द्वारा उसको अनुप्रमाणित किया जाएगा। ठीक है, और काउंटर सिग्नेचर भी इस पर होंगे किसके, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति के काउंटर सिग्नेचर, यानी कि गिरफ्तारी मेमो को प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा। ये ऐसी प्रोसेस है अरेस्ट करने की। तो ये प्रोसेस क्यों दी गई है? ये प्रोसेस इसलिए दी गई है क्योंकि इसके पीछे जो विधानमंडल का इंटेंशन है वो ये है कि जब जांच एजेंसियों के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो कहीं उसके साथ कोई ज्यादती ना हो, कोई उसके साथ हिंसा ना हो। इस कारण से मेथड बताया गया है कि उसको गिरफ्तार कैसे किया जाएगा। गिरफ्तारी की सूचना, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, अरेस्ट मेमो उसका बना लिया जाता है, तो फिर जब उस व्यक्ति को कस्टडी में आ जाता है तो उसको ये बताया जाएगा कि भाई आपकी गिरफ्तारी की सूचना किसको देना है, आप बताइए। गिरफ्तार व्यक्ति जिस व्यक्ति का नाम लेगा
जिससे वो हितबद्ध है, उसका नातेदार भी हो सकता है, उसके रिलेशन में हो सकता है, उसके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, उसे हितबद्ध किसी भी तरीके से उसके द्वारा नामित किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के द्वारा उसकी गिरफ्तारी की विधिवत सूचना दी जाएगी। ये सारे के सारे जो कंटेंट्स हैं, ये गिरफ्तारी को एक लीगल फॉर्मेट प्रदान करने के लिए BNNS में समाहित किए गए हैं। ये दंड प्रक्रिया संहिता में भी समाहित थे, जो इसमें भी ये समाहित हैं। साथियों, गिरफ्तारी हो गई। अब इसमें वो ही सारे प्रोविजंस हैं जो पहले CRPC में हुआ करते थे कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाना है ना, उसका ध्यान रखना है, सुरक्षा का, हेल्थ का, इन सब सारे इश्यूज का ध्यान रखना है ना। गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, विधि के अंतर्गत की संहिता के अंतर्गत गिरफ्तारी की जानी है। तो सेक्शन 35 ये बताता है। अब सेक्शन 37 में डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर्स बताया गया है, वही जो हमने स्टार्टिंग में इस लेक्चर के में डिस्कस किया था कि प्रत्येक जिले में और थाना पर एक डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर्स होगा, जिसका ये कर्तव्य होगा, जिसकी ये ड्यूटी होगी कि वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का संपूर्ण डाटा कलेक्ट करे और रिकॉर्ड में रखे। थाने पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और जिले में पुलिस कंट्रोल रूम के पास ये सारी इंफॉर्मेशन होगी, जिससे कि एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके और गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ संरक्षण प्रदान किया जा सके अवैध गिरफ्तारियों से। मित्रों, अब आते हैं हम सेक्शन 38 पर, जो बताती है गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान, गिरफ्तार व्यक्ति को सेक्शन 36 होगी प्रोसेस ऑफ अरेस्ट, ठीक है, प्रोसेस ऑफ अरेस्ट हो गया कि गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। जी हां, हर कोई व्यक्ति कानून का ज्ञाता नहीं होता है और वो नहीं जानता है कि पुलिस के द्वारा जो उसे इंट्रोगेट किया जाए, जो उससे इंट्रोगेशन किया जाएगा, पूछताछ की जाएगी, तो उस दरमियान उसे क्या कहना है, विधि के उपबंधों का कैसे उसे विधि के उपबंधों का उसे ज्ञान नहीं होता है, तो इसलिए उसे अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होगा। इसमें एक रिस्ट्रिक्शंस भी लगाया गया है कुछ समय के लिए, लेकिन जब पुलिस उसे किसी ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन से पूछताछ करती है, तो एक लंबा सिलसिला चलता है पूछताछ का। जरूरी नहीं है कि जो गिरफ्तार किया गया है उसे पुलिस के द्वारा जब जब इंट्रोगेट किया जाए तब तक उसे अधिवक्ता से मिलने का अधिकार हो, ऐसा नहीं। उसे एक बार अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होगा और वो अधिवक्ता से मिलकर के अपने जो भी लीगल क्वारीज है उनको कर सकता है और अधिवक्ता से सलाह करने के बाद में फिर वो पुलिस के साथ इंट्रोगेट को पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, ये सभी चीजें गिरफ्तार व्यक्ति के फेवर के लिए। अब आते हैं नाम और निवास बताने से इनकार करने पर। नाम और निवास बताने से इनकार करने पर सेक्शन 42 में CRPC में दिया गया था। अब ये सेक्शन बदल गई है, 39 में आ गया है। सेक्शन 39 में जब कोई पुलिस गश्त कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है, पुलिस को कोई व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में प्राप्त होता है, मिलता है, टकराता है, तो पुलिस का ये दायित्व है कि उससे पूछे, भैया आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है। और ऐसा व्यक्ति पुलिस को सस्पेक्टेड लगता है और वो अपना नाम, निवास स्थान को बताने में असमर्थ है, तो पुलिस उसको इसलिए अरेस्ट करेगी तो भैया अपना नाम और निवास स्थान क्लियर करो, जिससे कि हमारी शंकाएं दूर हो जाएं। ये पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा, पब्लिक वेलफेयर के लिए एक अच्छा प्रोविजंस है। जब तक कि ऐसे व्यक्ति से जो सस्पेक्टेड है, पुलिस को लगता है सस्पेक्टेड है, पुलिस जब तक उसका नाम और निवास स्थान क्लियर नहीं कर लेती है पूछताछ में, तब तक उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। और जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स जो उसे अरेस्ट किए हुए हैं नाम निवास वो बता देता है, क्लियर हो जाता है, तो फिर पुलिस ऑफिसर्स उसे रिलीज कर देंगे। दिस इज मैंडेटरी प्रोविजंस। फ्रेंड्स, 39 हो गया। सेक्शन 40 प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी। जी हाँ, प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी CRPC में भी थी और BNNS में भी है। प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी, प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा जो गिरफ्तारी CRPC में थी, वही गिरफ्तारी के प्रोविजंस BNNS में भी है।
यदि किसी व्यक्ति को, जो पब्लिक का व्यक्ति है, उसको लगता है कि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो कि बहुत सीरियस हार्डकोर ऑफेंस है या फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो ऐसे व्यक्ति को पब्लिक भी अरेस्ट कर सकती है। लेकिन पब्लिक जैसे उसे अरेस्ट करेगी, जरूरी नहीं है कि पब्लिक के लिए वो सारी प्रोसेस फॉलो करनी होगी, सेक्शन 36 की प्रोसेस, ऐसा नहीं। प्राइवेट व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो उसके लिए ये कंपलसरी है कि वह उस अरेस्ट पर्सन को निकटतम पुलिस थाने की सीमाओं के अंतर्गत ले जाए और उसको पुलिस के हवाले करे। जैसे ही पुलिस के हवाले गिरफ्तार व्यक्ति किया जाता है पब्लिक के द्वारा, प्राइवेट किसी पर्सन के द्वारा, तो उसकी पुनः गिरफ्तारी होगी, जो कि विधि के उपबंधों के अंतर्गत होगी। विधि के उपबंध कौन से हैं? सेक्शन 35 के अलावा जो गिरफ्तारी होती है, प्राइवेट पर्सन जो गिरफ्तारी करते हैं सेक्शन 40 में, तो सेक्शन 40 में ये गिरफ्तारी हुई प्राइवेट पर्सन के द्वारा। अब देखिए, प्राइवेट पर्सन ने जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो फिर से उसकी गिरफ्तारी होगी, और वो गिरफ्तारी कैसे होगी? सेक्शन 36 की प्रोसेस को फॉलो करते हुए। कौन करेगा? जिसके समक्ष, जिस पुलिस ऑफिसर्स के समक्ष उसे पेश किया जाता है, वह सेक्शन 34 की अरेस्टिंग प्रोसेस को फॉलो करते हुए उसे दोबारा से गिरफ्तार करेगा। ठीक है मित्रों, ये प्रोविजंस कोई नए प्रोविजंस नहीं है, सीआरपीसी की प्रोविजंस है, जिन्हें हम पुनः आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। 40 में हो गई। अब आते हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी, सेक्शन 41 में। साथियों, सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के द्वारा जो गिरफ्तारी होती थी वो 44 में होती थी, अब ये होती है 41 में। मजिस्ट्रेट के द्वारा जो गिरफ्तारी होती थी वो 44 में होती थी पुरानी सीआरपीसी में, सीआरपीसी 1973 में। लेकिन अब जो बीएनएनएस में गिरफ्तारी होती है किसी कोई व्यक्ति जब मजिस्ट्रेट के देखिए, कोई व्यक्ति जब मजिस्ट्रेट के समक्ष सरेंडर करता है, उसके प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं सेक्शन 41 में। किसी व्यक्ति पर कोई ऑफेंस करने का एलिगेशंस है, उसको लगता है कि मैं पुलिस थाने जाऊंगा, पुलिस मेरे साथ मारपीट करेगी, पुलिस थाने जाने से डरता है, तो अमूमन ये देखा गया है कि व्यक्ति जिस पर कोई किसी अपराध का एलिगेशंस है, तो वह मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होना ज्यादा बेटर समझता है। तो मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने की जो प्रक्रिया है उसे सेक्शन 41 में बताया गया है, पहले से 44 में बताया गया था। प्रोविजन सेम है, कोई चेंज नहीं है। कोई भी मजिस्ट्रेट, चाहे वह जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, चाहे वह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, लेकिन इनका एक क्राइटेरिया है जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का, कि ये अपनी क्षेत्राधिकारता के अंतर्गत विशेष परिस्थितियों में जो कंडीशंस दी गई हैं विधि के द्वारा, वही गिरफ्तारी के आदेश करेंगे। इस धारा को 2 उपधाराओं में वर्णित किया गया है। पहली उपधारा में इनकी पावर दी गई है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये अपनी अधिकारताओं के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपनी उपस्थिति में गिरफ्तार करने के लिए आदेश दे सकते हैं। दूसरा जो प्रोविजन दिया गया है उपधारा 2 में, वह मजिस्ट्रेट के समक्ष सरेंडर होने का प्रोविजंस है। आप अकॉर्डिंग टू लॉ एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं और वह विधि के उपबंधों के अंतर्गत आदेश पारित कर सकते हैं। ठीक, तो 41 भी हो गया। अब हम आते हैं सेक्शन 42 पर, जो हमें बताती है कि ऐसे भी कुछ व्यक्ति हैं जिन्हें इस संहिता के उपबंधों से, यानी कि चैप्टर 5 के उपबंधों से कुछ उन्मुक्ति दी गई है, कुछ छूट दी गई है। ये है संघ के सशस्त्र बलों के अधिकारी। जी हाँ, सेक्शन 42 में गिरफ्तारी से संरक्षण है कुछ व्यक्तियों के लिए, संघ के सशस्त्र बल। यही प्रोविजंस सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लागू होता है, यही प्रोविजंस 42 के प्रोविजंस राज्य सरकार को भी लागू होते हैं। जहां जहां राज्य सरकार ने अपने कुछ फोर्सेस को इस प्रकार का दर्जा प्रदान किया है जो कि संघ के सशस्त्र बलों को दर्जा प्राप्त है,
वही राज्य सरकार के द्वारा, तो राज्य सरकार के भी कुछ ऑफिसर्स हैं, जब उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा तब संघ के सशस्त्र बलों के संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन, और यदि राज्य सरकार ने अपने कुछ ऑफिसर्स को इस प्रकार की श्रेणी में रखा हुआ है तो राज्य सरकार की बिना परमिशन के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दिस इज अ मैंडेटरी प्रोविजन इन दिस चैप्टर। मित्रों, अब आते हैं गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। सेक्शंस 43, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस 43। यहां पर सेक्शंस 36 में प्रोसेस थी, लेकिन सेक्शंस 43 में गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, जब किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करने जाती है तो लाउड स्पीकर अनाउंसमेंट करती है कि आपको आप तरफ से घेर लिया गया है, आप सरेंडर कर दीजिए। इसलिए ऐसा आपने अमूमन टीवी में देखा होगा। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और व्यक्ति सामने है, तो पुलिस अधिकारी जो उसे गिरफ्तार करने गए हैं या पुलिस टीम जो उसे गिरफ्तार करने गई है, सबसे पहले ये अनाउंस करेगी, चाहे वो स्पीकर के माध्यम से हो या फिर ओरली सामने आपको गिरफ्तार किया जाता है। जब तक उस पर बल प्रयोग नहीं किया जाएगा, जब तक वह व्यक्ति वचन के द्वारा यानी कि कहने पर सरेंडर नहीं कर देता है, या फिर कर्म के द्वारा, कर्म यानी कि वचन, यानी कि वो कहता है ठीक है मैं आपके साथ मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी फॉर अरेस्ट। दूसरा, व्यक्ति आकर के, पुलिस टीम खड़ी है, पुलिस टीम के समक्ष आकर के सरेंडर कर देता है कि भैया चलो, ले चलो, कहां ले चल रहे हो। तो ये मन और वचन और कर्म के द्वारा जब तक व्यक्ति अपने आप को सरेंडर नहीं करेगा तब तक फोर्स यूज नहीं किया जाएगा। और ये आगे इसी सेक्शन में डिस्कस किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति भागने का प्रयास करता है और अपनी गिरफ्तारी का बलात् प्रतिरोध करता है, तब पुलिस ऑफिसर जो उसे या पुलिस टीम जो उसे गिरफ्तार करने के लिए गई है, वह सब साधनों को उपयोग में ला सकती है और इतना बल प्रयोग कर सकती है जितना कि उसे निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है। ठीक, ऐसा नहीं कि व्यक्ति अरेस्ट हो गया और फिर उसके साथ मारपीट की जा रही है, उसके साथ क्रूएलिटी की जा रही है, उसको घसीटा जा रहा है, ऐसा नहीं किया जाएगा। सामान्य तरीके से उसकी गरिमा का ध्यान रखते हुए उसको ले जाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए। अब देखते हैं कि इसमें एक नया प्रोविजन जोड़ा गया है सेक्शन 43 में, हथकड़ी वाला, जो कि पहले नहीं था, अब जोड़ा गया है। पहले नहीं था, 1973 की बात थी, पुरानी सीआरपीसी थी। लेकिन मैं आपसे बार बार कहता हूं कि हर देश की परिस्थितियां अलग अलग है, हर देश का भौगोलिक स्ट्रक्चर अलग है, हर देश की सामाजिक परिस्थितियां अलग है, तो इन परिस्थितियों में चेंज होते रहते हैं। तो इसी चेंजेस को ध्यान में रखते हुए, चूंकि हमारा भारत देश इंटरनल और एक्सटर्नल सभी प्रकार के खतरों से जूझ रहा है, इन सब खतरों से निपटने के लिए इस प्रकार के प्रोविजंस हमें नई बीएनएनएस में लेके आने पड़े हैं। तो हथकड़ी वाला, क्योंकि हथकड़ी को लेकर के इसी सेक्शन 43 में हम डिस्कस करेंगे हथकड़ी वाला प्रोविजन, क्योंकि हथकड़ी को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट पारित किए हुए हैं और ये बताया है कि किसी भी व्यक्ति को हथकड़ी लगाना उसके संवैधानिक मूल अधिकार का अतिक्रमण होता है। संवैधानिक मूल अधिकार का अतिक्रमण कैसे होता है? आर्टिकल 21 जो कि सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। अब किसी व्यक्ति को भरे समाज में जाकर के कोई भी ऑफेंस उसके पास हो गया है, उसने कर दिया है, तो उसको हथकड़ियां बेड़ियां लगा करके अगर पुलिस ले जाएगी सोसाइटी से, तो उसके मानसिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट में गिरफ्तारी से संरक्षण की बात कही गई है। गिरफ्तारी में तभी किसी व्यक्ति को हथकड़ी लगाई जाएगी जब आवश्यक हो, अति आवश्यक हो, और रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि हम हथकड़ी क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, ये न्याय दृष्टांतों के कारण ऐसा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पुलिस वाले अपने आराम के लिए किसी व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि आपके पास पुलिस बल कम है, पुलिस बल नहीं है, और आप सोचते हैं कि आराम से किसी व्यक्ति को हथकड़ी लगा दो और एक व्यक्ति पकड़ लेगा, अपन निश्चिंत हो जाएंगे कि व्यक्ति अब भागेगा नहीं।
लेकिन आप तो निश्चिंत हो जाएंगे, सामने वाले व्यक्ति की गरिमा डाउन हो जाएगी, उसकी गरिमा भंग हो जाएगी। किसी भी व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता से अधिक है किसी व्यक्ति की गरिमा, यानी कि व्यक्ति की गरिमा को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 21 के प्रोविजंस को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके के प्रोविजंस, इस तरीके की गाइडलाइन जारी की है। तो साथियों, परिस्थितियां बदल गई हैं। अब सरकार ने एक नया कानून पास किया है, उसमें हथकड़ी वाले प्रोविजंस को मेंशन कर दिया है सेक्शन 43 की उपधारा 3 में। सेक्शन 43 की उपधारा 3 में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति पर हत्या का, बलात्कार का, एसिड अटैक का या आतंकवाद का, या कोई व्यक्ति हैबिचुअल ऑफेंडर है, इस कैटेगरी का अगर ऑफेंस है, इस कैटेगरी का अगर व्यक्ति हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो उस व्यक्ति को हथकड़ी लगाई जा सकती है। ये प्रोविजंस पहले नहीं थे। ये प्रोविजन सेक्शन 43 पीएनएनएस की सेक्शन 43 सबसेक्शन 3 में इसको पर्टिकुलर मेंशन किया गया है, हथकड़ी वाले को। ठीक है, तो बलात्कार वाले मामले में, हत्या वाले मामले में, हैबिचुअल ऑफेंडर वाले मामले में और आतंकवाद वाले मामले में, औषधियों जो ड्रग्स से संबंधित ऑफेंस है उन सभी में, एसिड अटैक में, इन सभी केसेस में, ये कुछ केसेस हैं, इन सभी केसेस में व्यक्ति को हथकड़ी लगाई जा सकती है। अब हमें इंतजार करना है, अभी तो प्रोविजंस है, अब ये चैलेंज होंगे, आगे क्या इसका रिजल्ट निकलता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या गाइडलाइन नई जारी करते हैं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा समय का, धैर्य के साथ। ठीक है, सेक्शन 43 हो गई। अब गिरफ्तार जब किसी व्यक्ति को किया जाता है तो अमूमन ये देखा गया है कि व्यक्ति छुपने की या भागने की कोशिश करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी घर में छुप गया है, अपने ही घर में छुप गया है या अपने पड़ोस के घर में छुप गया है या कहीं किसी और व्यक्ति के पोजीशन वाले ग्रह में जाकर के उसने शरण ले ली है, तो ऐसी कंडीशंस में व्यक्ति को कैसे अरेस्ट किया जाए, तो वही सारे प्रोविजन सेक्शन 44 में बताया गया है कि उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसे गिरफ्तार किया जाना है। तो ये प्रोविजंस पुरानी वाली सीआरपीसी के ही प्रोविजंस यहाँ पर फॉलो होंगे। महिलाओं के संबंध में विशेष बात कही गई है कि जब किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना है तो पुलिस अधिकारी विशेष परिस्थितियों में को छोड़ दें तो महिला पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा ही महिला को अरेस्ट किया जाएगा, और कोई भी मेल पुलिस ऑफिसर्स फीमेल को जिसे अरेस्ट किया जाना है हाथ नहीं लगाएगा, विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके सामान्य परिस्थितियों में। तो साथियों, ये सब बताया गया है कि कैसे अनाउंसमेंट किया जाएगा सरेंडर करने के लिए। अगर नहीं करता है तो व्यक्ति उस घर में प्रवेश करेगा, अगर नहीं दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, तो खिड़की दरवाजा को तोड़ करके उसमें प्रवेश किया जाएगा और वो उन सब व्यक्तियों को वहां से हटा दिया जाएगा। जो अधिभोग वाले हैं उसकी तलाशी ली जाएगी, सर्च किया जाएगा, उस व्यक्ति को वहां से गिरफ्तार किया जाएगा। सेम प्रोविजंस है पुरानी वाली सीआरपीसी के इस पीएनएनएस में। ठीक है, सेक्शन 44 किसी व्यक्ति की तलाशी वाले हो गए। अब अन्य अधिकारिताओं में सेक्शन 46 अपराधी का पीछा करना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक पुलिस स्टेशन की अधिकारिताओं से दूसरे पुलिस स्टेशन में चला गया, एक जिले से दूसरे जिले में चला गया, तो इसमें बताया गया है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है पुलिस उसका संपूर्ण भारत में पीछा कर सकती है और सभी अधिकारिताओं में जा सकती है और उसे अरेस्ट कर सकती है। अन्य अधिकारिताओं में पीछा करना और उसे पकड़ना। सेक्शन 47 अनावश्यक अवरोध न किया जाना। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा तो उसको अनावश्यक अवरोध नहीं किया जाएगा। चलने के लिए तैयार है तो फिर उसको पकड़ना क्या उसकी कॉलर पकड़ना, क्या उसका हाथ पकड़ना, क्या उसको घसीटना, ये सब चीजें नहीं की जाएंगी। जब वो जाने के लिए तैयार है तो फिर ये सब काम नहीं किए जाएंगे, और अगर किए जाते हैं तो फिर ये विधि के विरुद्ध होगा और करने वाला व्यक्ति इसके लिए स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लायबल होगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी कि उसने विधि के उपबंधों का उल्लंघन किया है। इज दैट क्लियर? सेक्शन 47 ये सब हो गए। इसमें तलाशी वाला मैटर है, तलाशी वगैरह ये सब चीजें। तलाशी गिरफ्तार कोई जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी तलाशी ली जाती है, जनरली उसकी तलाशी ली जाएगी।
है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, तलाशी के नाम पर व्यक्ति के साथ में हरासमेंट होता है, जनरली होता है। आई एम एडवोकेट, तो मुझे इस चीज का बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस है। लोग आकर के बताते हैं हमको सबसे पहले किसी व्यक्ति के साथ कुछ जाती होती है पुलिस के द्वारा, तो वह सबसे पहले अपने वकील साहब को आकर के बताता है। और वकील साहब का यह दायित्व है, ड्यूटी है कि वह उस अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ न्यायालय में एक्शन ले और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। ठीक, इसके लिए आपको चाहिए एक साहसी अधिवक्ता जो पुलिस की नजरों में नजरें डाल करके बात कर सके और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए कानून की प्रोसेस को फॉलो कर सके। इसके लिए चाहिए आपको एक दमदार और साहसी अधिवक्ता। ठीक, सेक्शन 59 इस संहिता का बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। सेक्शन 59 में रिपोर्ट करने की बात कही गई है। देखिए, रिपोर्ट करने वाली बात जैसे ही आती है तो स्टूडेंट्स के मन में एक बात आती है कि ये चालान वाली रिपोर्ट तो नहीं है, फाइनल रिपोर्ट, ये वो रिपोर्ट नहीं है। उस रिपोर्ट का तो चैप्टर ही अलग है। ये इस चैप्टर में बात कही गई है, तो आप समझे ये गिरफ्तारी से संबंधित रिपोर्ट है। जब कोई ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो थाने के भारसाधक अधिकारी का, यानी कि एसएचओ का, स्टेशन हाउस ऑफिसर्स का, टीआई का ये कर्तव्य है, ये ड्यूटी है कि जिस व्यक्ति को उसने गिरफ्तार किया है उस गिरफ्तार व्यक्ति की सूचना संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट को, यानी कि कलेक्टर साहब को दे। जिला मजिस्ट्रेट को अपने द्वारा गिरफ्तार की गई गिरफ्तारी की सूचना देना पड़ेगी। यह प्रोविजन आज्ञापक मैंडेटरी प्रोविजंस है सेक्शन 59 में। ये सभी प्रोविजंस व्यक्ति की सुरक्षा के लिए ही है। ये सारे के सारे प्रोविजंस जो चैप्टर 5 में हम पढ़ रहे हैं, ये सभी के सभी प्रोविजंस एक गिरफ्तारी को विधिक गिरफ्तारी बनाने में सहायक है। किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसे इलीगल अरेस्ट ना किया जाए, इलीगल डिटेंट ना किया जाए और विधि के उपबंधों का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाए। इन सबको ध्यान में रखते हुए एक्यूज्ड पर्संस को, जो कि पुलिस की कस्टडी में है, उसके हित के लिए ही ये सारे के सारे प्रोविजन चैप्टर 5 में समाहित किए गए हैं कि गिरफ्तारी कैसे वैध गिरफ्तारी होगी। मित्रों, आई होप कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा और ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि वे सभी स्टूडेंट्स जो कि जुडिशरी की प्रिपरेशंस में हैं इसका लाभ ले सकें और अपनी प्रिपरेशंस को और भी अच्छे तरीके से कर सकें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि सीआरपीसी से संबंधित ये भारतीय नागरिक सुरक्षा से संबंधित ही चैप्टर होगा। ये सीरीज चल रही है, सीरीज को हम पूरा करेंगे। और बार बार सीआरपीसी आता है, बहुत आदत पड़ी हुई है पुरानी, लेकिन धीरे 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 हमें बीएनएनएस कहने की आदत भी पड़ जाएगी। तो बीएनएनएस को हम एलएलबी के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए, एक सामान्य से व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए इस लेक्चर को हम जो लेक्चर सीरीज है इसको बनाया जा रहा है कि एक सामान्य प्रज्ञा वाला स्टूडेंट्स भी इसे आसानी से समझ सके और कानून के उपबंधों से अपने आप को अपडेट कर सके। फिर मिलते हैं, नमस्कार।